आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की लाइव कक्षा में। कुछ बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, है ना। कुछ बच्चे तो पिछले एक दो क्लासेस जो हमारी हुई हैं कक्षा 12वीं की, उसमें इसके बारे में जान चुके हैं कि हमने ये जो प्रयास किया है, इस प्रयास के पीछे जो उद्देश्य है वो यह है कि कुछ विद्यार्थी और कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर किसी कारण से शिक्षकों की कमी है, और हिंदी संक्रांति मंच के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से कि उन बच्चों को परीक्षा की तैयारी जो सितंबर के अंदर हाफ ईयरली एग्जाम होने हैं उसकी तैयारी वो बेहतर कर सके। तो आप सभी बच्चे जो विद्यार्थी और साथ में जो अध्यापक साथी इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगता है कि ये उपयोगी है उन विद्यार्थियों के लिए तो उनके साथ जरूर साझा करें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कक्षा 12वीं के अंदर उप विषय है समास, जिसके लिए कि 3 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे और बड़ा ही आसान है क्योंकि आप कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं में ये करते आए हैं, आपके पास इसकी लगभग जानकारी है। मैं उसको थोड़ा सा तरोताजा कुछ नए तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप जो परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उसको आप बेहतर तरीके से और सही तरीके से हल कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको ये जो प्रश्न आएंगे 3 अंकों के, इन 3 अंकों के प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको क्या होगा, वो परिभाषा से जुड़ा होगा। आपको वो पूछेगा कि समास की परिभाषा क्या है, या समास के जो भेद हैं उनमें से दिए गए इस भेद की परिभाषा आप बताइए। ये आपका 1 अंक का प्रश्न रहने वाला है। और 2 अंकों के जो प्रश्न आपके रहने वाले हैं वो आपको एक समस्त पद दिया जाएगा। आपको क्या करना है, समास विग्रह करना है, और समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखना है। तो 3 तरह की प्रक्रियाएं हो गई हमारे पास। पहला परिभाषा से संबंधित, दूसरा आपको समस्त पद दिया गया, आपने क्या किया, उसका समास विग्रह किया और उस प्रश्न का उत्तर लिखा कि ये समास विग्रह बनता है इसका और ये समास का नाम है। और इसके साथ साथ एक प्रश्न जो तीसरे प्रकार की मैं बात कर रहा हूं वो यह रहेगा कि आपको समास विग्रह देगा और वो आपसे कहेगा कि इसको समस्त पद बनाते हुए समास का नाम लिखिए। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि यह प्रश्न हमें किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, समास के परिभाषा की। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात जो आती है, यहां पे आप देख पा रहे हैं इसकी परिभाषा की 2 या 2 से अधिक पदों का मेल। 2 या 2 से अधिक पदों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब कई बच्चों को इस बारे में शायद जानकारी न हो कि पद क्या है, किसे कहते हैं। तो बता सकता है आप में से पद क्या होता है? कक्षा 10वीं में आपने जरूर किया होगा, नहीं आ रहा ध्यान में। शब्द होता है, शब्द तो पता होगा क्या होते हैं, बताइए क्या होते हैं शब्द? जो वर्णों के मेल से बन जाए वो पक्का, बिल्कुल सही है। जो भी कुछ वर्णों के मेल से बनेगा वो शब्द होगा, पक्का है? आप श्योर हैं इसके बारे में? मैंने लिख दिया, ध्यान से देखना। अब ये वर्ण थे और इनका मैंने सहयोग कर दिया, क्या ये शब्द बन गया? क्यों, क्या गलती है इसका? तो फिर आपने जो बताया इसका मतलब वो आधी जानकारी दी ना आपने। वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि, वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, आपने बताया कि वर्णों से बनी हुई ध्वनि, तो वर्णों से बनी हुई ध्वनि शब्द नहीं होती, उसके साथ साथ उसकी दूसरी शर्त यह है कि उसका कोई अर्थ भी होना चाहिए। अगर मैं इसी को इस रूप में लिखूंगा तो आप कहेंगे कि हां ये शब्द है, ये क्या है, शब्द है। क्यों? क्योंकि ये वर्णों से भी बनी हुई है और सार्थक भी है। मीनिंगफुल भी होना चाहिए ना, तभी वो शब्द रहेगा। तो इसकी शर्त क्या है शब्द की, कि वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब ये बताइए कि पद क्या होते हैं। यहां पे बात की गई है 2 या 2 से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। यहां पे ये क्यों नहीं कहा गया कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है? पदों का क्यों कहा गया? अब देखो आपके सामने ही है, स्नान के लिए घर,
तो है तो ये शब्द ही। यहां पे फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। कई बार आपने जो है परिभाषा देते हुए या कहीं से लिखा या पढ़ा हुआ आपने देखा होगा, वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास, ऐसा कह देते हैं ना। सुना होगा आपने कभी कभी टीचर से, या आपस में कभी बातचीत आपने की होगी, या परिभाषाओं को भी याद रखने का तरीका बढ़िया है, वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास। ऐसा नहीं है। यहां पे पदों का मेल क्यों कहा गया है? पदों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं होता। अब आप कहेंगे कि पद है क्या? अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊं। आपको बताओ? अरे कहो, फिर ही बताऊंगा। हाँ, यस। देखिए, जब कोई शब्द किसी वाक्य या वाक्यांश का हिस्सा बन जाता है, किसी वाक्य या वाक्यांश का हिस्सा बन जाता है, तो वो शब्द नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। अभी आप बताइए, आप लड़की और स्टूडेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, कैसे पता लगा? आप जब स्वतंत्र रूप से थे, जब तक आपने इस विद्यालय के अंदर एडमिशन नहीं लिया था, आप क्या थी? एक लड़की थी, ठीक है, आप लड़की थी, लेकिन आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया। अब आपको यहां पे विद्यालय में कोई टीचर ये तो नहीं कहता लड़की बात सुनो, आपको कहते स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को बुलाओ, छात्राओं को बुलाया जाए, ऐसा बोला जाता है ना। अब आपको लड़की नहीं कहा जाता, क्योंकि आपकी एक आइडेंटिफिकेशन बन गई है, आप बंध गए हैं किसके अंदर? विद्यालय की सीमाओं में। विद्यालय की सीमाओं में बंध गए तो आप क्या बन गए? आप लड़की हो, नो डाउट, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो, अब आप विद्यालय की उसमें परिवेश में हैं। वैसे ही जब कोई शब्द वाक्य या वाक्यांश के परिवेश में बंधा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको पद कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है। मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई। देखो, स्नान के लिए घर, तो आपके पास ये जो इसके अंदर है वाक्यांश है ना, के लिए घर, हालांकि ये संज्ञा है, घर क्या है? संज्ञा है, लेकिन आप इसको संज्ञा शब्द नहीं कहोगे, आप इसको संज्ञा पद कहोगे। क्या कहोगे? आपको शायद याद हो, कक्षा 10वीं में आपको एक प्रश्न आया करता, पद परिचय कीजिए, पद परिचय कीजिए। एक वाक्य दिया होता था कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय कीजिए, वो अंडरलाइन कर देते थे भी ये क्या है, इसका पद परिचय करना है, तो आप बताते थे कि ये एक संज्ञा है, एक वचन है, जातिवाचक है, और क्या है? पुल्लिंग है, ये बताया करते ना। ऐसा बताया, उसी का परिचय देना था, इंट्रोडक्शन देनी पड़ती थी। पद परिचय का मतलब क्या? कि उस वाक्य या वाक्यांश के अंदर जो आपको पद दिया गया है उसका आपने परिचय देना कि ये क्या है। तो आप बताते थे के लिए, अच्छा के लिए तो कारक विभक्ति है, संप्रदान को के लिए, ऐसा ही है ना, यही लिखा करते थे, तो पद परिचय हो जाता था। लेकिन बात आज समझ में आई है कि पद और शब्द में अंतर क्या होता है। क्लियर होगी बात? तो आपकी परिभाषा क्या बनेगी? दो या दो से अधिक पदों का मेल समास कहलाता है। और जब पदों का मेल कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं उसको? समस्त का अर्थ क्या होता है? सारा। भी जितने पद थे सबको मिलाकर मैंने क्या कर दिया? एक पद बना दिया, तो वो क्या कहलाते हैं? समस्त पद। अब कितने बच्चों को बात समझ में आ गई कि समस्त पद क्या होता है? समस्त पद जो पदों के मेल होने के बाद इकाई बनती है उसे कहा जाता है समस्त पद। अब इसमें से समस्त पद क्या है? ये समस्त पद है। ये पद से इसका हमने मेल कर दिया, मेल करने के बाद स्नान के लिए घर, इन पदों को मिलाया, इन पदों को मिलाने के बाद मेरे पास क्या आया? समस्त पद, स्नान घर। इसको मैं क्या कहूंगा कि ये समस्त पद है। यहां तक की प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए आपको आधे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब इसके बाद आपको बताना है समास का नाम, ये समास कौन सा है। पहला आपको क्या करना आ गया? पदों को जोड़ना आ गया, जोड़कर क्या बनाना आ गया? समस्त पद बनाना आ गया। अगर आपको ये मिल जाए, समस्त पद मिल जाए, स्नान घर, तो आप इसको तोड़ भी तो सकते हो, स्नान के लिए घर भी तो लिख सकते हो। उसे हम कहते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं उसको? यानी कि विग्रह का अर्थ है तोड़ देना और समस्त का अर्थ है जोड़ देना। जब आपने पदों को जोड़ा तो उसे कहा गया समस्त पद, जब आपने पदों को अलग अलग करके लिख दिया उसे कहा समास विग्रह। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? क्लियर? इन वालों को नहीं आई, बाकी वालों को आ गई, आ चुकी है। चलिए
अब हमारा काम आगे आता है, परिभाषा क्लियर हो गई, समस्त पद का पता लग गया, समास विग्रह का पता लग गया। ये समास हैं कितने प्रकार के, इसमें भी ना बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है। अगर आपको परीक्षा में पूछे कि समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, मुख्यतः मेनली, तो आपने बताना है 4। कितने? 4। और अगर आपसे पूछे कुल कितने भेद हैं, तो आपने बताना है 6। 6 नहीं होता, 6। ठीक है, 6 नहीं होता। जैसे आज मॉर्निंग असेंबली में बोल रहे थे ना, जय जवान है, जय जवान नहीं होता, जय जवान। शब्दों की ओर ना जब ध्यान देना शुरू कर दोगे ना, तो भाषा अपने आप सुधरती चली जाएगी। ठीक है। और कौन सा नारा लगाया था एक बीच में, व और ब में भी कोई अंतर जैसे भारत माता की बोलना था, भारत माता की, भारत, भारत तो ही भारत है भाई, भारत बोलो आप। तो यही मैं उनको बताने वाला था आज सुबह। आप जब बोल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा शब्दों के बारे में कॉन्शियस हो जाइए, सचेतन हो जाइए, तो आप देखेंगे 5, 7, 10, 15 दिन की जो अभ्यास के साथ, प्रैक्टिस के साथ, जो आपकी भाषा है ना बड़ी साफ सुथरी होगी। आपको लगेगा कि मेरे अंदर कोई बदलाव है। और जिस बच्चे के पास, जिस विद्यार्थी के पास भाषा सशक्त है, उसकी भाषा लिखने में और बोलने में वो पूरी तरह से संपन्न है, तो वो कहीं नहीं रुकता, उसकी प्रतिभा वैसे निखरती जाती है, लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। ठीक है ना। तो आपको ये बात, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो अंग्रेजी है, कोई भी भाषा आप प्रयोग करते हैं, पंजाबी का प्रयोग करते हैं, तो शब्दों को ऐसे तोड़िए मरोड़िए मत, मुख सुख मत रखो। मुख सुख समझते हो? जैसे हमारी आदत है क्या, फतेहाबाद को फतेहाबाद, सिरसा सरसा, हिसार सहार, कितने गए? सहार गए। सहार क्या है भाई? कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। ये मुख सुख कर रहे हैं। मान लो मेरे को आसानी रहनी चाहिए, मेरे को जब बोलना है, क्षेत्रीय प्रभाव होता है भाषा का, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो सके आप जब शब्दों का उच्चारण करते हैं तो बड़े सोच समझ के और संतुलित ढंग से कीजिए। आपका बोलना भी लोगों को अच्छा लगेगा, लोग आपको सुनना चाहेंगे। ये आजकल हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, तो ये निर्देश हम आप लोगों को देना चाहेंगे। जब भी आप अपनी भाषण, कविता, कोई भी कार्यक्रम आपने उसमें भागीदारी करते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमने परिभाषा की, समस्त पद के बारे में पता लग गया, समास विग्रह के बारे में पता लग गया। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं और कुल 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद हैं। अब वो कैसे है, और आज का जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, आप कहेंगे कि अच्छा ये तो 1 मिनट में सारी परिभाषाएं याद होगी। देखिए, हमने बात की 1, 2, 3 और आगे कर लो, चलो 4। पहला प्रथम पद, फिर आ गया हमारे पास दूसरा पद, फिर आ गया दोनों पद, फिर आ गया अन्य पद। कितने बच्चों को याद आ गया? परिभाषा हो गई। जिस समस्त पद में, बस परिभाषा के अंदर यह बात रखना है, जिस समस्त पद में, देख रहे हो ना हाईलाइटेड, हाईलाइटेड देख रहे हो ना, रेड कलर से, मतलब कट कॉपी पेस्ट है। क्या है ये? कोई भी परिभाषा आ गया, आपने ऐसे जरूर लिखना है, जिस समस्त पद में, बस पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान है और अविकारी है, वो है अव्ययी भाव। दूसरा पद प्रधान है, दूसरा, तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का मतलब ही दूसरा होता है। तत् का अर्थ होता है वह, यानी कि सामने वाला, दूसरा। तो अपने आप में परिभाषा बन गई ना कि दूसरा पद प्रधान है, वही तत्पुरुष है। जब दोनों, द्वंद्व, द्वंद्व का अर्थ है दोनों, दो बंदों में रेसलिंग होती है ना, द्वंद्व युद्ध क्या होता है? जब 2 आदमी लड़ते हैं, बराबरी में होंगे तभी लड़ेंगे, भी 50 किलो वाले आ जाओ, भाई 40 किलो वाले आ जाओ, तो दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। और अन्य पद प्रधान है, कोई तीसरा, थर्ड पर्सन, बहुव्रीहि। बोलो, 4 परिभाषाएं याद करने में टाइम मिला? कोई टाइम लगा? पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, दूसरा पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। हो गया याद? अब एक एक उदाहरण देखिए इसका। पहला पद अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? आपने, फिर मैं आपको कहूंगा कक्षा 10वीं में अगर आपने पढ़ा हो, ऐसे शब्द जो अपना रूप नहीं बदलते। किसके कारण? लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार अपना रूप। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है यथा, क्या लिखा हुआ है? अब यथा अपना रूप बदलेगा। यहां पे शक्ति था,
शक्ति स्त्रीलिंग शब्द होगा, अरे स्त्रीलिंग शब्द होगा, शक्ति क्षीण हो गई। बल, बल क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो यथा शक्ति कहो तो भी यथा, यथा के रूप में प्रयोग हो रहा है। यथा बल कहो तब भी यथा। ऐसा तो नहीं है कि इसमें यथी शक्ति बन जाए और उसमें यथा बल बन जाए। तो ये वाले जो शब्द होते हैं इसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। जैसे जैसे आ मरण, अब आ जन्म, आ के अंदर कोई बदलाव नहीं है, वो क्या है? आ का अर्थ होता है तक, ठीक है, टिल। तो ये क्या है? अविकारी शब्द है। क्लियर हो गया? यथा बल, यथा शक्ति, प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रत्येक, प्रति से बना है, ठीक है, प्रति उपसर्ग से। तो ये अविकारी शब्द हैं जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता। तो परिभाषा क्लियर होगी, पहला पद अविकारी भी होगा और प्रधान भी होगा, बस। दूसरा पद प्रधान, स्नान के लिए घर। अब विशेषता किसकी बात हो रही है? दूसरा पद प्रधान है घर। अगर यहां पे स्नान के लिए मैं ये कहूं, कोई शब्द नहीं है, वैसे आपको वैसे समझाने के लिहाज से कह रहा हूं, स्नान के लिए कक्षा संभव नहीं है, स्नान के लिए मैदान नहीं बनता ना, लेकिन स्नान के लिए घर है, तुरंत बन गया स्नान घर। तो महत्वपूर्ण पद कौन सा रहा? घर। तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। अब इसके उपभेद होंगे, वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको यहीं तक करके मैं पहले ये करवाऊंगा आपको, दोनों पद प्रधान। अब माता पिता में से दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है? सुख दुख है। अगर सुख है तो दुख की पहचान होती है, दुख है तो सुख की। लाभ हानि, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, ये क्या है? दोनों पद प्रधान हो गए। फिर आगे आपके पास बहुव्रीहि, जितने भी समस्त पद जो क्या है? अलौकिक हैं। हम किसी देवी देवता के बारे में बात कर रहे हैं, उसके पता नहीं कितने ही नाम है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? बहुव्रीहि में आते हैं। एक पहचान बता रहा हूं, आपने कहा पीतांबर, क्या कहा? अब पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, एक ही देवता था जो पीले वस्त्र पहनता था, कौन? कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर कहते हैं पेट को, किसका पेट बड़ा था? गणेश, ठीक है। तो गणेश, गणेश भी अपने आप में क्या है? बहुव्रीहि समास है। गणों का ईश, शिव जी के गण थे और उनका देवता कौन है? गणेश। समझ गए? तो ये वाले जो जिसमें तीसरा पद या अन्य पद प्रधान होता है, थर्ड पर्सन प्रधान होता है, बात तो कर रहे हैं सिंपली, उसका हमने क्या किया? समास विग्रह। लेकिन जब समास विग्रह करके देखा तो किसी थर्ड पर्सन की बात आ गई, तो वो क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। अब ये दो हमारे पास जो बचे हैं, ये दोनों ही तत्पुरुष के उपभेद हैं। किसके उपभेद हैं? और दोनों में समानता है। कर्मधारय समास में भी पहला पद विशेषण मिलेगा और इसमें भी पहला पद विशेषण मिलेगा। फर्क कितना है कि कर्मधारय समास में गुणवाचक विशेषण मिलेगा और द्विगु समास में संख्यावाचक मिलेगा। विशेषण दोनों में है तो परिभाषा एक जैसी है ना। द्विगु समास में क्या होगा? पहला पद संख्यावाची विशेषण है और कर्मधारय में गुणवाचक विशेषण है। अब एक चीज का और ध्यान रखो, द्विगु का भी अपना अर्थ है। द्वि का अर्थ होता है दो, दो क्या है? संख्या। और गु का अर्थ है गौओं का समूह। जहां पे दो गौओं का समूह हो उसको कहते हैं द्विगु। तो अपने आप में परिभाषा भी दे दी कि मैं भाई साहब द्विगु समास हूं, दो गौओं का समूह। पेपर में कई बार आ जाता है, एक बार आया था ये कि द्विगु शब्द में कौन सा समास है, और बच्चे खड़े होकर एग्जामिनेशन हॉल में पूछे, सर मिसप्रिंट हो गया। मिसप्रिंट नहीं हुआ, उसने यहीं से पूछा कि इसका समास विग्रह करो, तो द्विगु शब्द का समास विग्रह होगा दो गौओं का समूह, तो उसको कहते हैं द्विगु। द्विगु समास है, द्विगु द्विगु समास ही है। और यहां भी कई बार उलझा देता है वो आपको जब देगा समास विग्रह करके, अगर उसने कहा पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं कृष्ण की बात हो रही है, तो आप कहोगे कि भाई साहब ये बहुव्रीहि समास है। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला किया भी पीले जो वस्त्र, अब किसकी बात हो रही है? अरे किसकी बात हो रही है? वस्त्रों की। आपने व्हाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई है, श्वेतांबर सफेद वस्त्र, तो वस्त्रों की विशेषता है ना। तो जब इस तरीके से समास विग्रह किया हुआ है उसे कहते हैं कर्मधारय। क्या कहते हैं उसको? कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब कंफ्यूज नहीं होना। मतलब अब एक आधा बच्चा ये सोच रहा होगा कि
सानू किवें पता लगूगा भी पीतांबर दा असीं केड़ा लिखिए। मतलब पीतांबर शब्द आ गया और आप उसका क्या कर रहे हो, समास विग्रह कर रहे हो। उसने कहा कि पीतांबर शब्द का समस्त पद का समास विग्रह करते हुए समास का नाम बताइए। आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप लिख रहे हैं पीले जो वस्त्र और कर्मधारय, ये भी ठीक है। आपने लिखा पीले हैं वस्त्र जिसके श्री कृष्ण बहुव्रीहि, ये भी ठीक है। ये आपके समास विग्रह के ऊपर निर्भर करता है। क्लियर होगी बात? समास वाला चैप्टर पूरा है, लेकिन यहां पे एक बात बतानी रहेगी, तत्पुरुष के ना सब पार्ट हैं। सब पार्ट समझते हो? उसके आगे उपभेद हैं, वो आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा आपका समय लगेगा, 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। अभी मैं इसको कर दूं। देखिए, जो हमने तत्पुरुष की बात की है ना, तत्पुरुष समास की जब बात आती है तो उसमें क्या है, इसके उपभेद हैं और उसको भी याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। आपने कारक विभक्तियां की थी, कर्ता ने कर्म को संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे 8 थी ना, एक ऊपर वाली छोड़ दो, एक नीचे वाली छोड़ दो। एक आपने कर्ता छोड़ दिया और एक आपने संबोधन छोड़ दिया। कहां से शुरू करोगे? कर्म से। कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। कर्ण की क्या होती है? से या के द्वारा। संबंध की क्या होती है? का, के, की। अपादान का अर्थ होता है से अलग होना। संप्रदान की होती है को या के लिए। और अधिकरण क्या होता है? में या पर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका समास विग्रह करो। आपने किया स्नान ग्रह का समास विग्रह, क्या? स्नान के लिए। अरे पहले पद में और दूसरे पद के बीच में क्या आया हुआ है? के लिए। के लिए किसकी विभक्ति है? संप्रदान की, तो संप्रदान तत्पुरुष है। इतना आसान था। आपने देखा वनगत, वन को गया, वन को, अब को किसकी है? कर्म की, कर्म तत्पुरुष। जो बीच में आपको की पॉइंट मिल रहा है कारक वाला, वही उसके आगे जोड़ दो। आपने कहा गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, संप्रदान तत्पुरुष। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया, अलग हो गया, क्या हो गया? अपादान तत्पुरुष। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इस प्रकार आपका आज मैंने जो प्रयास किया है भी अच्छे तरीके से और आपको बड़े शॉर्ट ट्रिक से समास वाला चैप्टर हो जाए। अब आपको क्या करना है, एक बार अभ्यास करना है इसका। आप कम से कम 10-10 उदाहरण हर एक के करके देखिए। जब आप करके देखेंगे तो आपको आपकी गलतियों का भी पता लगेगा, कहां पे आप पहले रट के करते थे, अब आप समझ के करेंगे और आप समझाने लायक हो जाएंगे 1 या 2 अभ्यास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।